नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार फिर से धरना स्थल पर बूढ़ा तालाब के पास पहुंचा हुआ हूं और हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस वजह से फिर से दोबारा आने की स्थिति हुई, क्योंकि यहाँ आज जो है छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन संयुक्त संघ कर्मचारी के जो हड़ताल कल हम आपको दिखाए थे और आज भी, क्योंकि इन लोगों को 2 दिन की सरकार से परमिशन मिली है, प्रशासन से परमिशन दिया गया है। अब अगला परमिशन कब होगा इसके बारे में कोई व्यापक जानकारी नहीं है, परंतु आज ये लोग सरगुजा संभाग के 5 जिले से लोग यहाँ पहुँचे हैं काफ़ी मात्रा में। और कल जो लोग थे ये पूरी रात यहाँ पे मच्छर, ठंड, ये सारे चीज़ों को झेलते हुए पूरी रात यहाँ पे काटे हैं। और किस प्रकार से ये लोग पूरी रात काटे हैं उसकी व्यथा जो है इन लोगों के माध्यम से जानने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अभी चलते हैं उन लोगों के पास जो पूरी रात यहाँ पे ठंड में गुजारे हैं। और मच्छरों में रायपुर का जो मच्छर है वो काफ़ी मशहूर है, जिसकी जो डंक है इन लोगों ने किस प्रकार से झेला है। आप जो है बलरामपुर जिले से, बलरामपुर सरगुजा संभाग से हैं, है ना? और बलरामपुर जिला है आपका। बलरामपुर तो जो जिला यहाँ रायपुर में आप आए हैं इस धरना में, तो पूरी रात कैसे काटे? कैसे काटे? मच्छर काटा खूब। हाँ, सोने नहीं, हाँ खूब मच्छर काटा, रात भर सोई नहीं हो, बहुत मच्छर है। और सुबह से कितने बजे से फिर उठ करके तैयार हो गए? 4 बजे से। सोने नहीं पाए तो क्या करेंगे, उठ के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आपको मालूम था कि रायपुर में धरना में आने से यही हाल होगा? तो क्या अपना पेट के लिए, मांग के लिए तो क्या करेंगे? मच्छर काटेगा, चाहे आगे बरसेगा चाहे पानी बरसेगा, वो तो अपना पेट के लिए, हक के लिए अति झेलना ना पड़ेगा। ये डटे रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग तो यहीं रहेंगे जब तक नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे मेरा सरकार, तो हम लोग तो यहीं बैठे रहेंगे। तो ये जो धरना है आप लोगों का कब तक का चलेगा इस प्रकार से? आप जब तक नहीं देंगे तब तक अथी नहीं है, वही हड़ताल अपने अपने ज़िले में करेंगे, नहीं जाने। तो जिले में तो काफ़ी समय से हो ही रहा है आप लोगों का, हो ही रहता, और करेंगे। तो राजधानी में जो आप लोग बड़े पैमाने पे आ करके हड़ताल करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? आप बना पेट के लिए मांग कर रहे हैं, तो आप भूपेश सरकार दे रहे हैं कि नहीं, तो आप पता नहीं। हम लोग का बाल बच्चा को तो 50 रुपया में नहीं करने पा रहे हैं कुछ, ना अच्छा स्कूल में पढ़ाने लिखाने पा रहे हैं, ना कुछ कपड़े लता कुछ नहीं। कुछ 50 रुपया में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 50 रुपया में तो 1 किलो टमाटर भी नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? आप कब तक के यहाँ पे रहेंगे, कब तक के देंगे धरना? जब तक नहीं कुछ कहेंगे तब तक तो रहेंगे। मतलब सरकार जब तक कि आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, पूरा नहीं करेंगे, हाँ रटे रहेंगे। क्या नाम है आपका? फिलिसिता कच्छप। तो दर्शकों, आपने देखा कि इनकी मन की व्यथा और क्या उम्मीद लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये यहाँ पहुँचे हैं और पूरी रात किस तरीके से ये गुजारे हैं। क्या सरकार इनकी व्यथा को समझेगी या इनकी मांगों को किस तरह से पूरा करेगी, इस संबंध में और भी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये पूरी रात यहाँ पे गुजारे हैं। पूरी रात जो आप गुजारे हो, कैसे गुजारे हो? पूरा रात यहीं पर गुजरे हैं, रात भर मच्छर काटा। अच्छा, ठंड कैसी लगी? रायपुर की ठंड कैसी लगी आपको? तो नहीं लगी, लेकिन मच्छर बहुत काटा। अच्छा, परेशानी है यही। तो क्या चाहते हो सरकार से? चाचा से क्या मांग कर रहे हो आप? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको कलेक्टर दर दिया जाए, ये टाइप के। कलेक्टर दर मांग रहे हो आप लोगों की? 3 सूत्री मांग है, रसोइयों को नियमितीकरण चाहिए, दूसरा रसोइयों को कलेक्टर दर पर वेतन चाहिए, रसोइयों को निकाल बाहर करना बंद हो। ये 3 तो मांगे हैं आपकी। इसमें से मुख्य मांग कौन सा है? आप लोग सबसे पहले किस मांग को मांग रहे हैं? तीनों को कि एक कोई भी एक मेन होगा?
एको के तो दे दिया जाए। अच्छा बताओ। टीका सिंह। रात कयामत की रात, किस तरीके से कयामत की रात माने हैं? कैसा आने वाला कल की रात जो गुजरा है। हाँ, हमारे जितने रसोईया दीदी हैं सब मंच में बैठे, काहे उधर खड़ा होकर जा रहे हैं, मंच खाली क्यों कर रहे हैं? खुले में सोए, यहाँ हम लोग नहीं वो चीज हुए, फिर खुले में सोए, कितना मच्छर काटा, कितना परेशानी, उसी को तो बोल रहे हैं कयामत की रात। अच्छा, तो मतलब मच्छर जबरदस्त काटा है? काटा। अच्छा, यहाँ कचरा गोदाम है और ये सामने हम लोग रहेंगे तो नहीं काटेगा। तो शासन ने तो यहाँ तय नहीं कर दिया, शासन ने तो दूसरा जगह देने की बात कर रही है, तो काहे दूसरा जगह नहीं जा रहे? मेरे को नहीं पता दूसरा जगह कहाँ दे रहे हैं उसको। तो आपके प्रतिनिधियों को तो पता होगा ना। उन लोग तो यहीं टेंट पंडाल लगाए और यहीं पर को दिए हैं, बहन लोग बोले। अच्छा, हाँ। कहाँ से हैं आप? अंबिकापुर जिला से। जिला से हैं जी। क्या शुभ नाम क्या है बताएं? इंदुमती मिंज। अच्छा, मान के चलिए सरकार आपकी मांगों को नहीं मांगती तो क्या करोगे फिर? हड़ताल ऐसे ही चलता रहेगा। चलता रहेगा हाँ। सरकार से? हाँ। यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ से अगर चले भी जाएंगे पर स्कूल में काम करने नहीं जाएंगे। अच्छा, तो स्कूल का काम जो बच्चे लोगों को जो मध्याह्न भोजन का योजना सरकार चला रही है वो तो बेकार हो जाएगा, फिर बच्चे को भोजन कौन खिलाएगा? ना सर, तो जब शासन दे रहा है तो उसको कहना चाहिए, उसके लिए वेतन भी तो देना चाहिए। बेगारी में कौन कितना दिन करेगा, और खर्चा इतना है। देखिए 40-50 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था और आज भी मिलता है, और हम लोग को 40-50 रुपए में डेली का काम करवाता है शासन। अच्छा, परिचय बताइए अपना नाम। मैं इंदुमती मिंज हूँ और सरगुजा जिले से हूँ। सरगुजा संभाग है जी, जिला अंबिकापुर। जिला अंबिकापुर। वहीं छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी आंतरिक व्यथा को पत्रकारों से साझा किया और साथ ही नायब तहसीलदार को अपनी 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार साहब, अभी जो छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन संघ के जो पदाधिकारियों ने आपको जो ज्ञापन सौंपा, ये ज्ञापन कब तक के सरकार तक पहुंच जाएगी और सरकार से जो जवाब आएगा कब तक इन तक पहुंच जाएगा? देखिए, मैं जिला प्रशासन का बहुत छोटा सा अधिकारी हूं और मैं अपने अपर कलेक्टर सर को ये आपका ज्ञापन जाके सौंपूंगा और वो आगे की कार्रवाई सर ही करेंगे। अभी तक के कई बार इन लोगों जो है शासन को आपके माध्यम या आपके सीनियर ऑफिसर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, उसकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिस पर आपको क्या जानकारी है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पता करने की कोशिश करूंगा। और अब तक के जैसे कोई जानकारी आती है तो इन तक कब तक आ जाएगी? अभी इसकी वो जानकारी लेनी पड़ेगी पहले, फिर बता पाऊंगा आपको मैं। अभी जो है हमारे बीच में अनियमित कर्मचारी के संघ के जो हैं वो पदाधिकारी भी हमसे जुड़ गए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मध्याह्न भोजन जो छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन के साथियों को किस प्रकार से ये सहयोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इनका विज़न है और किस तरीके से ये सहयोग पहुंचाएंगे। जी गोपाल जी, बताएं कि जो ये मध्याह्न भोजन वाले काफ़ी लंबे समय से इन लोग प्रयासरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, और आज फिर पुनः अपने ज़िले से बाहर निकाल के छत्तीसगढ़ की राजधानी में फिर से ये आप पहुँचे हैं। इस विषय पे आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ऐसे तमाम जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका समर्थन करता है और इनके जायज़ मांगों के लिए हमेशा कदम से कदम साथ मिला के चलता है। मैं इसके पहले भी कई बार इन लोगों से संपर्क किया था। अत्यंत खेद का विषय है कि 50 बच्चों के लिए एक रसोई रखा जाता है। आप खुद कल्पना कर सकते हैं, यदि 50 बच्चे का एक खाना बनाता है रसोईया तो उसको कितना टाइम लगता है, और केवल 50 रुपये रोज़ दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र में एक वहाँ के नागरिक का मौलिक अधिकारों का नहीं है? हमारी जो मोर्चा है, जो छत्तीसगढ़ जो हमारे रसोईया भाई बहनें हैं उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं और भविष्य में हम इनका समर्थन करते रहेंगे। हमने कई बार इनके पदाधिकारियों से बात किया है कि भाई जो आपका कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है उसके लिए जो मांग कर रहे हैं वो तो शासन प्रशासन पूरा करें, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी ये बात नियमित करने की बात छोड़ दें, लेकिन न्यूनतम जो प्रतिदिन की जो न्यूनतम मजदूरी है कम से कम 8-9 हज़ार रुपये महीने का मासिक इनको प्राप्त करें, ये हम चाहते हैं। और इसके लिए हम
ऑलरेडी हमारे जो एजेंडा है उसमें शामिल है कि जो अंशकालीन हमारे साथी हैं उसको पूर्णकालीन किया जाए, न्यूनतम वेजेस दिया जाए। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। इस बीच हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से समर्थन पे यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से समर्थन में हमेशा के लिए जुटे रहेंगे। किस प्रकार से आप इनका जो सहयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे? छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ये संगठन इसीलिए बनाया गया है कि जितने भी हमारे इस टाइप के संगठन हैं, उनके जो लोग हैं जिनके सकारात्मक सोच है और जो एक मध्यस्थता का रास्ता अपनाने को तैयार हैं, जैसे ये दीदी लोग जो रसोइया संघ वाले हैं, इनका कितना पॉजिटिव सोच है आपको मैं इसी से अवगत कराऊंगा कि इनको पता है कि ये 2 घंटे काम करती हैं, पहले इनको 8 घंटे का काम करवाना है, नौकरी चाहिए पहले, उसके पश्चात इन लोगों को पहले कलेक्टर दर, चूँकि कलेक्टर दर में 6-6 महीने में दिक्कत है, तो श्रमिक दर के स्थायी श्रमिक बनने को ये तैयार हैं, जिसमें जो न्यूनतम वेतनमान मिलता है अकुशल श्रेणी का, उसके लिए भी ये तैयार हैं। और ये एकदम से नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, ये चरणबद्ध पहले उस श्रेणी में आ जाएं अकुशल के या कुशल के, जिसमें भी सरकार तय करती है, जो दोनों के हित में हो, जो मध्य का रास्ता निकले। उसके पश्चात ये लोग आगे अपने स्थायीकरण अथवा नियुक्तिकरण जो भी होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जितने भी अनियमित कर्मचारी जो आपको दिखते हैं, 5 लाख लोग जो भयभीत हैं या जो असुरक्षा के भाव से चल रहे हैं, केवल एक ही कारण है कि उनको अपने जॉब की सुरक्षा नहीं है। मतलब आज वो रखे गए हैं, कल यदि उनको हटा दिया जाएगा तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों से हमने चर्चा की है, उसके दौरान ये बात खुल करके सामने आई है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी मध्याह्न भोजन की, तो जो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन के लिए कर्मचारी रखे जाते तो डायरेक्ट उसको पंचायत जो हैंडल करती थी। फिर बीच में एक नियम आया कि अब स्व सहायता समूह को दिया जाए, और स्व सहायता समूह को देने के बाद इन लोगों का कहना है कि जो वहाँ पे जो सामग्रियाँ आती है मध्याह्न भोजन की, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती गई। अब स्थिति ये बन गई कि उनको जो मध्याह्न भोजन की सामग्री भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता, और ऊपर से जो इनका वेतन है समय पे भी नहीं मिल पाता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम अनियमित कर्मचारी कैटेगरी में आते ही नहीं है। इस पर क्या आपका अभिप्राय? देखिए, ये जो है ये व्यवस्था की बात है। अब सरकार ने कुछ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा, हम केवल सुझाव दे सकते हैं। जैसे आंगनबाड़ी में भी सामग्री पहुंचती है, बाल विकास विभाग के वो कर्मचारी होते हैं जो आंगनबाड़ी वाली बहनें, तो क्यों नहीं जो रसोइया हैं, आप खुद कल्पना कीजिए, ये काम कर रही हैं स्कूली शिक्षा के लिए, तो इनको स्कूली शिक्षा में मर्ज किया जाए। और मेरा एक सुझाव है कि उसके साथ में जैसे ये 2 घंटे मान लीजिए खाना बनाने का समय है, तो बाकी से 6 घंटे में हम जितने भी स्कूलों में आजकल देखते हैं गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। प्राथमिक शाला के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसमें महिला बच्चे भी होते हैं, पुरुष बच्चे भी होते हैं, महिला पुरुष बोलना ठीक नहीं है, मतलब मेल और फीमेल बच्चे आते हैं। तो आजकल बैड टच गुड टच की क्या स्थिति आपको पता है, तो इनकी तो उसमें सदुपयोगिता है, इनको आया के रूप में बाकी समय में वो काम लिया जा सकता है। इससे उन बच्चों को जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षकों का भी वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं कि अल्पकालीन से इनको दीर्घकालीन में ही किया जाए, और इनकी उपयोगिता है, स्पष्ट दिख रहा है। और इनको स्कूली शिक्षा से आप वेतन दीजिए, काहे के लिए आप बीच में किसी मध्यस्थता को रखेंगे। और रही बात सामग्री पहुंचाने के लिए, तो उसकी बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आंगनबाड़ी में ही इनका सामग्री पहुंचवा दीजिए, आंगनबाड़ी हर मोहल्ले हर वार्ड में है, वहां से ही अपनी सामग्री ले लेंगे। मतलब ऐसा कोई सकारात्मक रास्ता सरकार निकाले। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बजट की जो समस्या आती है सरकार को, तो ये सब लोग वही चाह रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतनमान है उसमें ये स्थायीकरण चाह रहे हैं, इसमें बजट का बोझ नहीं आएगा। और आप खुद सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में हम किसी का शोषण थोड़ी नहीं कर सकते हैं, खासकर हम सरकार हैं तब। अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये अभी वर्तमान में राज्योत्सव जो हुआ है, इसमें जो भी बजट आया होगा, हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछने की कोशिश की, तो वो पहले सिरे से टाल मटोल कर दिए, बजट को स्पष्ट नहीं किए हैं। तो क्या जो आज राज्योत्सव में खर्च हुआ है, यही पैसा अगर इनके विकास में लगता तो क्या होता देश का नज़ारा, प्रदेश का नज़ारा? देखिए, अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये जो एक तो विषय हम लोगों से बाहर का है, इसमें मेरा उत्तर देना उचित नहीं है। ये किसी आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पूछे तो ज़्यादा उचित होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये संवेदनशील छत्तीसगढ़िया सरकार है। भाई, जो सरकार एक चरवाहे उसकी रोजी का चिंता कर सकती कि वो गोबर बेच के भी 2 रुपये भले किलो कमाए पर कुछ कमाए, तो वैसी संवेदनशील सरकार जो है, इतने बड़े जो मतलब लोगों का जो शोषण हो रहा है उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अधिकारी लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब भी छत्तीसगढ़ी महतारी के लिए काम करते हैं, एक सकारात्मक सुझाव सरकार को दें, एक ऐसा बजट बना के दें, एक ऐसा विकल्प कि सबको एक सुरक्षा मिले अपने नौकरी को लेकर। ये जो भय आप देख रहे हैं केवल और केवल ये है कि जॉब सुरक्षा नहीं है।
आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये कोई नहीं आते। इनको ये डर है कि आज मैं काम कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, 6 महीने के लिए मेरा पैर टूट गया तो उसके बाद दूसरे को रख लेंगे, तो फिर उस व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई उसका रोजगार शुरू हो गया तो तेरे को नहीं रख सकते। इतना कठिन जीवन है, आप सोचिए। तो वही जॉब सुरक्षा सबके सब चाहते हैं। सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार के लिए मेरा बहुत सकारात्मक सोच है। सरकार जरूर करेगी, अवश्य करेगी, मेरे को पता है भाई। 5 लाख में शुरुआत 5 से करे, 500 से करे, 50,000 से करे, पर करेगी, पूर्ण विश्वास है। छत्तीसगढ़िया सरकार है, बोल के आई है, वादा घोषणा पत्र में लिखी है। पहली सरकार है जो स्पष्ट रूप से 2 बिंदुओं में, अलग अलग बिंदुओं में लिखी है, वादा की है। तो मैं निश्चित हूँ कि कुछ न कुछ अच्छा होगा, शुरुआत होगी। मैं सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ अनियमित मोर्चा। तो जो आप लोगों को जो तनख्वाह सरकार दे रही है अभी प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से, वो और महीने का जो है आपका 1500 रुपये, अगर इसमें बीच में अगर छुट्टी होती है तो क्या वो पैसा कटता है? 1500 रुपये में पहले कटता था, अभी तो नहीं है, अभी नहीं कट रहा है। तो क्या 1500 रुपये में आपका जो घर परिवार का जो भी भरण पोषण है वो पूर्ण हो पाता है? भरण पोषण पूर्ण नहीं होगा, उम्र नहीं हुआ फिर भी बच्चे को हमारे काम करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे जो हैं बाहर काम करने जा रहे हैं, पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई छुड़वा के वो खुद काम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पढ़ाई छुड़वा करके काम करने, आप तो वही काम कर रहे हैं, वही बच्चों को खिला रहे हैं जो स्कूल में आना नहीं चाहते मगर भोजन की लालच में वो स्कूल तक आते हैं और आपके बच्चे घर से बाहर। इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो क्या करें, सरकार जब हमको नहीं देख पा रही तो हम अपने बच्चों को कैसे देखें? बच्चों का पेट तो भरना ही पड़ेगा। सरकार हमारा पेट नहीं भर पा रही, लेकिन हम तो अपने बच्चों का पेट भर पाए, इसलिए बच्चों का पढ़ाई छुड़ा के हम उनको काम पे भेज रहे हैं। 1500 रुपये में गुजारा तो नहीं चल रहा है। वो तो बच्चे भी देख रहे हैं कि भाई इतना बड़ा परिवार है, 1500 रुपये में माँ पापा कैसे हमारा गुजर बसर करेंगे। क्या करते हैं बच्चे? प्लांट में जाते हैं। कितने बड़े हैं? बड़ा वाला 16 साल का है, छोटा वाला 15 साल का है। इसी कड़ी में हमारे साथ और एक कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी समस्या है और किस प्रकार की तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं। जी बताएं आप कि आपकी जो अभी मध्याह्न भोजन में जो भी आपको मिलता है उससे क्या आपका घर सुचारू रूप से चल पाता है? क्या परिस्थितियाँ बनती है? जी हमारा घर नहीं चल पा रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि 50 रुपये में आजकल के ज़माना में क्या होता है भाई बताइए। अब हम लोग अपना देखें या बच्चे का पढ़ाई लिखाई करवाएं या तो अपना पेट भरें। आजकल महंगाई के ज़माना में 50 रुपया कुछ नहीं होता है, हम लोग का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। यानी बच्चे को हम लोग ले देख के तो पढ़ा भी ले 12वीं तक, आगे हम कोचिंग कराना चाहते हैं, कोई अच्छे पढ़ाई कराना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं बताइए ना। 50 रुपये में नहीं हो सकता है। तो अभी सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यह है कि हम लोग को कलेक्टर रेट दिया जाए और रसोइयों को निकाल बंद करते हैं, निकाल देते हैं, बैठा देते हैं, वो बंद किया जाए। और यानी कि हम लोग का कुछ नहीं तो मनरेगा का जो हाजिरी 200 रुपये होता है, कम से कम वो तो हम लोग को दिया जाए। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ममता ठाकुर है, मैं ग्राम सोनहत की रहने वाली हूँ। मेरे ज़िला का नाम है जिला कोरिया। इस बीच हमारे साथ कुछ ऐसे बुज़ुर्ग साथी भी जुड़े हुए हैं जो काफ़ी लंबे समय से ये विद्यालय के जो बच्चे हैं मध्याह्न भोजन के लिए आते हैं, उनको निरंतर विद्यालय को सहयोग पहुंचाते आ रहे हैं। तो उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में ये धरना देने पहुँचे हैं। बताएं दादा, क्या आप कितने साल से यहाँ मध्याह्न भोजन में जुड़े हुए हैं? 2 अक्टूबर 1995 से जुड़े हुए जी, और उसी से मध्याह्न भोजन संचालित है। अच्छा, इस 1995 से लेकर के 2022 तक के क्या परिवर्तन हुआ इसमें? क्या परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। क्या सोच रख के आप मध्याह्न भोजन से जुड़े थे? आज हमको निमित्त करेगा, कल करेगा, आज करेगा, कल करेगा, ऐसे टाइप सोच उस समय की जो सरकार थी, क्या उस सरकार ने आपसे नियमितीकरण का वादा किया था? वो तो नहीं किए थे, लेकिन चाचा बघेल किया है। अच्छा, हाँ, चाचा बघेल ने स्पष्ट रूप से हाँ बोला है। चाचा ने दूसरे चाचा को वादा किया था। हाँ, वो बोला कि आपको हम निमित्त कर देंगे और कलेक्टर दर्ज देंगे, ऐसे बोला। अब अगर आपकी वादा खिलाफी होती है, सरकार आपके अपने कहे हुए वादे पर खरा नहीं उतरता, तो क्या करेंगे आप? तब उसको हम बदल देंगे, उस सरकार को, दूसरा सरकार देखेंगे।
तो दूसरा सरकार जो आएगी, क्या उम्मीद करते हैं कि वो सरकार आपको नियमितकरण हो सकता है भाई, वो कर सकते तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ ऐसा हाँ, ये नहीं करेंगे तो अब अपना, मेरा नाम मानसा है और विकास खंड प्रेम नगर, जिला सूरजपुर। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो बातें हैं सामने आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी बातें आप तक पहुंचा सकूं और इनकी व्यथा को भी आप तक पहुंचा सकूं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए ये खास खबर, न रहिए बेखबर। मैं दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल।